अदिति अभी भी लक्की की ओर देख रही थी। भूमिका ने अदिति का ध्यान लक्की के ऊपर से हटाते हुए अपनी ओर खींचा और बोली, कहाँ देख रही हो? इसी बीच भूमिका का मोबाइल बज उठा। अचानक से उसका गुस्सा शांत हुआ और उसने अपने बैग से अपना मोबाइल निकाला। जैसे ही भूमिका ने अपनी स्क्रीन पर वो नंबर देखा तो वो और भी ज्यादा परेशान हो गई। वो अपनी जगह से खड़ी हुई और फोन उठाकर आगे जाते हुए बोली, अरे हाँ दीदी, अरे दीदी, जब फैमिली को आपकी एज की वजह से इतना प्रेशर फील नहीं हो रहा तो फिर आप अपने आप के ऊपर इतना बर्डन क्यों ले रही हो? हाँ हाँ, आपको हर टाइम इन चीजों के बारे में सोचकर इतना परेशान नहीं होना चाहिए। आप मजे से जाओ, कहीं बाहर घूम के आओ और आप मुझे फोन तभी करना जब आपके जीवन में ना प्रॉब्लम जैसी कोई प्रॉब्लम आए। ठीक है, भूमिका ने कहा और फोन काट दिया। उसकी चेहरे पर उसका तनाव साफ दिख रहा था और उसी तनाव के साथ वो फिर से अदिति के पास आकर बैठ गई थी। क्या हो गया? अदिति ने भूमिका की घुटने पर हाथ रखते हुए कहा, अरे कुछ नहीं यार, वही मेरी पंजाब वाली कजिन। तुम्हें मालूम है ना, वो मुझसे बड़ी है। अब उसकी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है, लेकिन वो कहीं पर जॉब नहीं कर रही है और फैमिली उससे कह रही है कि या तो कोई जॉब कर ले या फिर शादी कर ले। भूमिका का चेहरा ये बात कहते ही लटक गया था। हाँ, तो इसमें इतनी टेंशन वाली क्या बात है? तुम्हारी कजिन तो काफी सुंदर है और इंटेलिजेंट भी तो है, शादी तो उसकी कभी भी हो जाएगी। अभी अगर वो चाहे तो उसे कहीं जॉब कर लेनी चाहिए। अदिति ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वो दिक्कत नहीं है यार, उसे अभी भी शादी करने में थोड़ी ना कोई दिक्कत है। वो चाहे तो आज ही शादी कर ले। लेकिन एक तो मुझे ये समझ नहीं आता कि लोग शादी का इतना प्रेशर क्यों बनाते हैं। अब वो शादी करने को तो रेडी है, लेकिन वो ये देखना चाहती है कि मैं किससे शादी करती हूँ। अब तुमने तो उसके फोटोज देखे हैं ना, वो सुंदर है, लेकिन इतनी भी कोई खास नहीं है कि कोई बड़ी कंपनी का मालिक उसका हाथ थाम ले। भूमिका ने कहा और फिर आगे की बात कहने में उसने लक्की को घूरा और बोली, अब यार, वो ऐसे फटीचर से तो शादी कर नहीं सकती ना। जैसे उसने ये बात कही, बाहर किसी कार के हॉर्न बजने की आवाज आई। वो हॉर्न 2 बार बजा था। भूमिका ने कोर्ट के बाहर लगी जाली के पार देखा तो वहां एक काले रंग की गाड़ी खड़ी थी और उसमें से एक बॉडी बिल्डर दिखने वाला लड़का बाहर निकल आया था। ईशान, तू? भूमिका ने उत्साहित होते हुए कहा। फिर वो अपनी जगह पर खड़ी हुई और ईशान की ओर हाथ हिलाते हुए उसकी ओर दौड़ पड़ी। जैसे ही भूमिका के मुंह से बाकी लड़कियों ने उसका नाम सुना, वो सब भी ईशान की गाड़ी के पीछे दौड़ गई। अरे कैप्टन, तुमने ये गाड़ी कब खरीद ली? अरे ये तो ऑडी J4 है। ईशान की बास्केटबॉल टीम के एक साथी ने उसकी गाड़ी पर हाथ फेरते हुए कहा। ईशान ने काला चश्मा लगाया हुआ था। उसने सिर्फ उसके साथी की तरफ देखा और बिना कुछ कहे सिर्फ अपनी गर्दन को हाँ में हिला दी। ईशान भाई तो तब से कार चला रहे हैं जब से वो 2nd ईयर में थे। वैसे ईशान भाई, ये कितने की पड़ी? एक लड़की ने पूछा। ईशान ने इस सवाल पर अपना चश्मा उतारा और बोला, ये कोई ज्यादा महंगी नहीं है, सब कुछ मिलाकर बस 56 लाख। मैं तो इसे सिर्फ तब तक ही चलाऊंगा जब तक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूं, यहां से निकलते ही। मैं इससे भी ऊंची वाली एक गाड़ी खरीदूंगा। उधर भूमिका और उसकी टीम की बाकी लड़कियां भी ईशान के पीछे पागलों की तरह भागने लगी थीं, तो अदिति और लक्की ने सोचा कि उन्हें भी जाकर देखना चाहिए कि वहां ऐसा आखिर हो क्या रहा था। दोनों साथ में उठे और दरवाजे से बाहर आने लगे। कौन है ये? अदिति ने लक्की से पूछा। ये ईशान है, यहाँ की बास्केटबॉल टीम का कैप्टन। काफी अमीर परिवार से है। विक्रांत से 10 गुना ज्यादा टर्नओवर होगा इसके पिता की कंपनी का। लक्की ने ईशान की ओर देखते हुए अदिति से कहा, ईशान, हमें एक बार अपनी नई गाड़ी में जरा राजौरी गार्डन तक तो घुमा कर लाओ। हम भी तो इसमें बैठकर दिल्ली देखें। भूमिका ने खिसियाकर मुस्कुराते हुए ईशान से कहा। उसकी आंखों में ईशान को देखते ही चमक आ गई थी और वो ललचाई नजरों से उसे घुरे जा रही थी। इधर ईशान का जलवा ऐसा था कि उसकी टीम के एक खिलाड़ी ने अपनी जेब से सिगरेट निकालकर ईशान के लिए जला दी थी और फिर उसे थमा दी। ईशान ने उसमें से एक पफ लिया और भूमिका की ओर देखते हुए बोला, कोई दिक्कत नहीं है, चलो अभी घुमा कर लाते हैं तुम्हें राजौरी गार्डन। ईशान ने कहा और भूमिका की ओर देखकर मुस्कुराने लगा। जैसे ही भूमिका ने उसके मुंह से ये बात सुनी, उसे शर्म सी आ गई और उसके गाल मारे शर्म के सेब जैसे लाल हो गए। उसे देखकर ईशान को भी हंसी आ गई थी।
उसने अपने सिगरेट से एक और पफ लिया और भूमिका को इस तरह से शर्माते हुए देखने लगा। भले ही ईशान को अपने पिता से यह कार खरीदवाने में काफी वक्त लगा था, लेकिन वो जानता था कि उसे इतना वक्त भूमिका को इसमें घुमाने में नहीं लगने वाला था। ईशान उन लड़कों में से नहीं था जो लड़कियों को सिर्फ घुमाकर ही छोड़ देता था। लड़की चाहे भूमिका हो या कोई और, उसे उसके साथ आगे बढ़ने में कोई गुरेज नहीं था। इधर भूमिका ने उसकी गाड़ी की फ्रंट सीट का दरवाजा खोला और गाड़ी की मखमली सीट पर बैठ गई। उसने पीछे की सीट पर अपनी उन 2 सहेलियों को बैठा लिया था जिनसे उसे कोई खतरा नहीं था। अब वो यही सोच रही थी कि आखिर तीसरा जन कौन हो जिसे पीछे की सीट पर बैठाया जाए। इतने में उसने देखा कि विक्रांत भी वहीं पर खड़ा था। उसने भूमिका और ईशान की ओर मुस्कुराते हुए देखा और बोला, कैप्टन, आप ऐसे ऐसे अकेले ड्राइव पर जा रहे हो तो फिर हम लोग क्या करेंगे? ये गलत बात है। चीयर लीडर टीम यहाँ है तो बास्केटबॉल वाली टीम भी यहीं पर है ना। नई गाड़ी की पार्टी तो बनती है। क्यों ना हम आज दोनों टीमों का साथ में गेट टुगेदर कर लें। अच्छा, ऐसा करते हैं कि तुम लोग दिल्ली दरबार पहुंचो और ऑर्डर कर दो। मैं इन लोगों को थोड़ा इधर उधर घुमा कर लाता हूं और फिर हम लोग साथ में डिनर करते हैं। ईशान ने अपनी नई गाड़ी की मक्खन जैसी स्टीयरिंग को पकड़ते हुए कहा। जब ईशान और विक्रांत आज की पार्टी की प्लानिंग कर रहे थे, तभी भूमिका दीदी को ढूंढ रही थी। वो हर बार की तरह इस बार भी थोड़ी सी लेट ही थी। अरे चल ना, जल्दी क्या है जो इतनी धीरे धीरे आ रही है, जल्दी आ जा। हम लोग आज डिनर के लिए दिल्ली दरबार जा रहे हैं। चल जल्दी आ। भूमिका ने अपना हाथ हिलाते हुए उससे कहा। अदिति भूमिका का इशारा देखते हुए कार की ओर बढ़ने लगी थी। रुको, लक्की को भी बुला के लाती हूँ। अदिति ने लक्की की ओर देखते हुए कहा। उन सब लोगों से थोड़ा सा दूरी पर और दूरी बनाकर ही खड़ा था। अदिति साफ देख पा रही थी कि लक्की इन सब लोगों से अलग था, बहुत ही अलग। अगर ये सब तेल थे तो लक्की पानी। लक्की हमारे साथ चलने की सोच भी नहीं सकता। बहन, तुझे पता है दिल्ली दरबार में पर पर्सन क्या चार्जेस है? अगर उसे पैसा देना पड़ा ना तो उसे वहीं पर हार्ट अटैक आ जाएगा। भूमिका ने लक्की के ऊपर फफ्ती कसते हुए कहा। हाँ, जिन जगहों पर बैठकर हम लोग खाते हैं ना, उसने वो जगह ना अपनी जिंदगी में कभी देखी नहीं होगी। एक और लड़की ने कहा। और तुम उसके कपड़े तो देखो, उसके साथ साथ चलने में तो हमें भी शर्म आ जाएगी। इसलिए बेटर यही है कि तुम उसे यहीं से टाटा बाय बाय कर लो और हमारे साथ चलो। एक और लड़की ने भूमिका की बात का समर्थन करते हुए कहा। चाहे फुटबॉल वालों की टीम हो या फिर चीयर लीडर्स की टीम, वो लोग लक्की का मजाक उड़ाने, उसकी टांग खींचने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। वो उसके साथ खाना तक खाना पसंद नहीं करते थे। उन लोगों के लिए लक्की का उसके आसपास होना सिर्फ एक मजाक से ज्यादा और कुछ नहीं था। अदिति लेकिन उसके बारे में ऐसी कोई बात नहीं करना चाहती थी। उन लोगों की बातों को सुनकर समझ गई थी कि बाकी लोग लक्की से कितनी नफरत करते थे, और अगर ऐसे में लक्की को अपने साथ चलने के लिए कहती तो बाकी लोगों को बुरा लग सकता था। लक्की खुद भी अपनी वजह से उनका मन खराब नहीं करना चाहता था। वो देख पा रहा था कि अदिति उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन उन दोनों के बीच में ढेर सारे लोग खड़े थे जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। इसलिए अदिति गाड़ी में बैठ गई, लेकिन लक्की वहीं खड़ा रह गया। भूमिका ने उसे अदिति की ओर देखते हुए देखा तो उसे गुस्सा आ गया और उसने शीशा नीचे करते हुए कहा। हमारे बैग और हमारे बाकी के सामान अलमारी में रख देना, ध्यान रखना उसमें से कुछ छूट ना जाए, भूमिका ने कहा और फिर से गाड़ी का शीशा चढ़ा लिया। गाड़ी आगे बढ़ गई और अदिति की नजरें पीछे लक्की पर ही चिपकी रह गईं। लक्की ने भी उसे कुछ दूर तक तो देखा और फिर वो अपनी जेब में हाथ डालकर वापस बास्केटबॉल कोर्ट की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वो कोर्ट के अंदर दाखिल होने वाला था, तभी उसका फोन बजा। फोन की दूसरी तरफ काशीनाथ जी थे। लक्की सर रुस्तम डांगी का भी फोन आया था। उसने कहा है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मामला निपट चुका है। अच्छा ठीक है, लक्की ने कहा और अपना फोन रख दिया। उसके परिवार की पहुंच बहुत दूर दूर तक थी। अभी 1 घंटे पहले ही उसने काशीनाथ जी को फोन किया था और इतनी सी देर में उसका काम भी हो गया था। लेकिन उसे पता था कि कोयल तक ये बात पहुंचने में थोड़ा सा वक्त लगने वाला था। लगभग शाम को 6 बजे के करीब जब लक्की जॉगिंग करने लगा था, तब उसके फोन पर अमित का फोन आया। अमित की आवाज से ही लग रहा था कि वो बहुत खुश था। भाई कहाँ है तू? मैं तुझे कैसे बताऊं कि क्या हो गया है यार? अमित ने कहा। मैं ग्राउंड पर हूं यार, जॉगिंग कर रहा हूं और मुझे पता है कि कोयल का मैटर सॉल्व हो गया है। लक्की ने अमित को एक और झटका देते हुए कहा। जैसे ही अमित ने उसके मुंह से यह खबर सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई।
उसका मुंह खुला का खुला रह गया और उसने उधर से कहा, अरे अरे भाई, तुझे कैसे पता? सच में यही हुआ है। अभी 20 मिनट पहले ही कोयल के पापा का फोन आया और उन्होंने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, मैटर सॉल्व हो गया है। लेकिन तू बता ना, तुझे कैसे पता चला? अरे यार, मुझे तेरी आवाज से पता चल गया पगले। अगर मैटर सॉल्व नहीं हुआ होता तो तू इतना खुश थोड़ी होता। लक्की ने इधर से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ यार, ये भी बात सही है। चल, अब तू जल्दी से काके पर आ जा। कोयल कह रही है कि उसकी तरफ से आज ट्रीट है। हम पहुंच चुके हैं, तू भी जल्दी आ जा, अमित ने कहा। लक्की दौड़ते दौड़ते रुक गया और अपनी आस्तीन से अपना पसीना पोंछते हुए उसने कहा, नहीं यार, तुम लोग मजे करो, मैं नहीं आ रहा। वो नहीं चाहता था कि फिर से उसे देखकर कोयल का मन खराब हो जाए। अरे यार, भाई ऐसा मत कर यार। देख, सब लोग यहीं पर हैं। अब तू नहीं आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, आ जाना यार। देख, अगर तू नहीं आया ना तो भूल जाना कि मैं, गर्वित और प्रीतम तेरे भाई हैं। आज से ये दोस्ती खत्म हो जाएगी और तेरा कमरे पर भी ना आना बंद हो जाएगा। अमित ने सिर्फ इतना ही कहा और इससे पहले कि लक्की कुछ कह पाता, अमित ने फोन काट दिया। लक्की असमंजस में फंस चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करें तो क्या करें। कुछ देर सोचने के बाद उसे लगा कि उसे नहीं जाना चाहिए। इसलिए उसने अपना फोन निकाला और अमित को मना करने के लिए फोन करने लगा। लेकिन अमित ने उसका फोन काट दिया और थोड़ी देर बाद उसकी फोन पर मैसेज आया जिसमें अमित ने लिखा, कोई बहाना नहीं चलेगा भाई, तुझे आना ही पड़ेगा। जैसे ही लक्की ने उसका ये मैसेज पढ़ा तो वो और भी ज्यादा मुसीबत में फंस गया। लक्की मैदान में खड़ा खड़ा इन्हीं ख्वाबों फंसा हुआ था कि आखिर कोयल से मिलने के लिए और उसकी खुशी में शामिल होने के लिए उसे जाना चाहिए या नहीं। हालांकि उसकी खुश होने के पीछे का कारण खुद लक्की ही था, लेकिन वो अपने मुंह से ये सब नहीं बताना चाहता था। उसने एक बार और अपना मोबाइल फोन देखा। उस पर अमित का वही मैसेज उसकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था, चलो दोस्त के लिए थोड़ी और बेइज्जती सही, लक्की ने अपने आप से कहा और फिर मैदान से बाहर निकल आया। इधर कोयल अपने बाकी दोस्तों के साथ आ चुकी थी। उसके साथ एक ही टेबल पर 10 लोग बैठे हुए थे। दिशा, मानसी, रोशनी के अलावा भी कोयल के कुछ एक दोस्त थीं जो आज वहां नजर आ रही थी। वहीं अमित के साथ गर्वित और प्रीतम भी थे। कोयल के साथ उसका एक और दोस्त तनय भी वहीं पर बैठा हुआ था। देखने से वो सभी कोयल के पुराने दोस्त लग रहे थे। कुछ देर बाद लक्की भी वहां पहुंच गया था। जैसे ही लक्की वहां पहुंचा, उसने सबसे पहले कोयल को देखा। इधर कोयल, जो कि अपने दोस्तों से बातें करने में मशगूल थी, उसने लक्की को देखा और देखते ही उसकी आंखों में उसके लिए गुस्सा उतर आया। भले ही लक्की ने उसके लिए इतना कुछ कर दिया था, लेकिन फिर भी लक्की के लिए उसका गुस्सा था कि शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जैसे ही लक्की उनकी टेबल के पास पहुंचा, कोयल ने कहा, तुम फिर से यहां आ गए, मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया था। इस बार कोयल के कहे से लक्की का गुस्सा बढ़ गया था। सभी लोग कोयल की इस बात से हैरान थे। लक्की के दोस्त भी कोयल को बस देखे जा रहे थे। लक्की कोयल की नजरों में अपने लिए इतनी नफरत नहीं देख सकता था। अब लक्की क्या करने वाला था? क्या वो यहां से उठकर चला जाता या गुस्से का घूंट पीकर वहीं बैठ जाता? कोयल की बातें सुनकर लक्की का मन तो खराब हो ही गया था, लेकिन आज कोयल का मूड काफी अच्छा था, इसलिए उसने लक्की से कहा, चलो, अब मेरा मूड ठीक है, तो अब आ ही गए हो तो बैठ जाओ। कोयल ने कहते हुए लक्की को देखा भी नहीं था। उसने बिना देखे ही उसे कहा और फिर से अपने दोस्तों के साथ बात करने में जुट गई। लक्की वहीं का वहीं खड़ा रह गया था। वो कोयल की पीठ देख रहा था और उसकी उन बातों की वजह से उसके दिल में थोड़ा सा गुस्सा बढ़ने भी लगा था। इससे पहले कि वो कोयल से कुछ कहता, अमित उसके पास आया और लक्की के कानों में बोला, अरे यार, तू उसकी बात का बुरा मत मान यार। चल, तेरा भाई आज खुश है, तू मेरे साथ बैठ जाना, आ जा, अमित ने कहा और उसे उसका हाथ पकड़कर ले जाने लगा। लक्की भी उसके पीछे चला गया और अमित के पास जाकर बैठ गया। फिर उसने गर्वित और प्रीतम की तरफ हाथ उठा दिया। उधर जैसे ही लक्की वहां जाकर बैठा, कोयल ने फिर उसे घूर कर देखा, लेकिन इस बार लक्की ने उसकी तरफ नहीं देखा था। उसने जानबूझकर कोयल से अपनी नजरों को दूर कर लिया था ताकि उसे जरा सा भी गुस्सा ना आ सके। कोयल, ये वही लड़का है ना, और तेरी ट्रीट में इसका क्या काम है? कोयल की एक दोस्त ने लक्की की ओर टेढ़ी नजरों से देखा और पूछा। बाकी के लोग जो लक्की के बारे में नहीं जानते थे और उसके बारे में सिर्फ उसके कपड़े को देखकर अपने मन में राय बना रहे थे,
वो भी कोयल को ऐसे ही सवालिया नजरों से देख रहे थे। जब कोयल ने देखा कि सारी नजरें उसकी ओर घूम गई थीं, तो उसने लक्की के बारे में बताना शुरू करते हुए कहा, ये भाई बहुत ही कमाल के इंसान हैं। इनसे बड़ा अजूबा ना आपको पूरी दिल्ली में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। कल सुबह ये पैसे निकालने के लिए बैंक में गए। पता है कौन से बैंक? न्यू सिटी बैंक। न्यू सिटी बैंक का नाम सुनते ही उन सब लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए थे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने कभी इस बैंक का नाम नहीं सुना था। बात सिर्फ इतनी सी थी कि लक्की का हुलिया देखकर कोई सपने में नहीं सोच सकता था कि ये आदमी न्यू सिटी बैंक भी जा सकता है। इससे पहले कि कोई कुछ कहता, कोयल ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, और वहां जाकर ये मैनेजर से कह रहे हैं कि मुझे पैसे निकालने हैं। मैनेजर ने इससे पूछा, आपका कार्ड कहाँ है? तो इन भाई साहब ने बोला कि मेरे पास तो कोई कार्ड ही नहीं है। कोयल का इतना कहना हुआ कि वहां बैठे कुछ लोगों के चेहरे पर हंसी आ गई। वो बार बार लक्की को देखे जा रहे थे और हंस रहे थे, और बाकी के लोग जैसे अमित और रोशनी लोगों को सच पता था, इसलिए वो लोग चुपचाप बैठे हुए थे। थोड़ी ही देर बाद वेटर ने ऑर्डर सर्व कर दिया था, और इस दौरान लक्की सिर्फ अमित, गर्वित और प्रीतम से ही बात कर रहा था। कोयल और उसके दोस्त की तरफ वो देख भी नहीं रहा था। प्लेट में एक पकौड़ा उठाते हुए कोयल ने जोर से कहा, और फिर पता है उसके बाद क्या हुआ? लॉयन ग्रुप का सीईओ क्रांति रायजादा मोहित, रायजादा का बाप, सीधा मेरे पिताजी के ऑफिस आए और मेरे पापा के सामने हाथ जोड़कर उसने माफी मांगी है। इसे कहते हैं जैसे को तैसे। हाँ, लेकिन कोयल मैं एक बात कहूं, मुझे नहीं लगता तेरी फैमिली ने ये प्रॉब्लम इतनी आसानी से सॉल्व कर ली होगी यार लॉयन ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप है। वो दिल्ली की टॉप 10 कंपनीज में से एक है, एक लड़के ने कहा। हाँ, मुझे भी यही लगता है। क्रांति रायजादा कितना पावरफुल आदमी है, इसके बारे में पूरी दिल्ली जानती है। उसके तेवर किसी से भी छुपे नहीं है यार। एक बार अगर वो किसी की बैंड बजाने की सोच लेता है ना, तो फिर वो इतनी आसानी से सामने वाले को छोड़ता नहीं है। वो चाहे तो किसी भी कंपनी को गायब करवा दे, और तेरे पापा ने उसे इतनी आसानी से हरा दिया, ये मुझे कुछ हजम नहीं हो रहा है यार, एक और लड़के ने कहा। हाँ, हो सकता है कि इसमें किसी और का भी हाथ हो, एक और लड़के ने कहा। कोयल उन सब लोगों की बातें सुनकर चिढ़ गई थी। उसे लग रहा था कि सब लोग उसकी इस जीत को उस तरह से नहीं देख रहे थे, इसलिए उसने भी जोश जोश में कहा, हाँ तो तुम क्या मेरे पापा को कोई छोटा मोटा आदमी समझते हो? मेरे पापा के आगे ना क्रांति रायजादा जैसे 10 आदमी पानी भरते हैं। वो चाहे तो एक झटके में मोहित और उसके बाप को हमारी कंपनी के गेट पर गार्ड की नौकरी पर रख सकते हैं। मेरे पापा के आगे वो जीरो हैं। फिर भी तुम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है ना कि ये उन्होंने किया या नहीं? तो चलो, मैं तुम्हारे सामने उन्हीं से पूछ लेती हूँ। फिर कोयल ने अपने पर्स में से अपना फ़ोन निकाला और उसके पिता का नंबर मिलाया। फिर उसने फ़ोन का स्पीकर भी चालू कर दिया, ताकि जो भी बात कर रही थी उसे उसके बाकी दोस्त भी सुन पाए। 4 घंटे जाने के बाद ही उसके पिता ने फ़ोन उठाया, और फ़ोन उठाते ही कोयल ने उनसे सीधा सवाल पूछ लिया, पापा, आपने इस मैटर को सॉल्व करने के लिए बाहर से किसी की मदद ली थी क्या? ये कहते ही कोयल को एहसास हुआ कि वो जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी वो गलत थे। उसे सस्पेंस में फंसा देखकर खुश हो रहा था। आज सुबह ही उसके पिताजी ने जब उसे फ़ोन किया था तो फ़ोन पर खूब खरी खोटी सुनाई थी। उन्होंने उसे कहा था कि उसे देखकर किसी भी आदमी से उलझना चाहिए, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि वो क्रांति रायजादा जैसे आदमी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। लेकिन अब कोयल अपने ही जोश के जाल में फंस चुकी थी। फिर भी उसे लगा कि हो सकता है कि उसके पिता को पहले ऐसे किसी आदमी के बारे में याद नहीं आया हो, और बाद में याद आ गया हो और उसी ने उनकी मदद कर दी हो। जब कोयल अपने मन में ये सब ख्याली पुलाव पका रही थी, तभी उधर से उसके पिता ने कहा, कोयल, मैं कहाँ से किसी की मदद लेता? अगर मैं किसी की मदद ले पाता तो आज सुबह मैं ये क्यों कहता कि जाओ, तुम्हें रात मोहित के साथ ही बितानी पड़ेगी? हाँ, मैंने माना कि उस समय मैंने गुस्से में वो सब कहा था, लेकिन फिर भी मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, उसके पिता ने कहा। लेकिन वो ये भूल गए थे कि उनकी ये बात ना सिर्फ कोयल बल्कि उसके दोस्त भी सुन रहे थे। कोयल का चेहरा अपने पिता के शब्दों को सुन लेने के बाद शर्म से लाल हो गया था। वो मन ही मन यही सोच रही थी कि इधर जब उसके दोस्त उन दोनों की बातों को सुन रहे थे, तो वैसे में उसके पिता आखिर उसके बारे में ऐसी बात कैसे कर सकते थे? वो मोहित के साथ रात बिताने वाली बात को इतना जोर से कैसे बोल सकते थे? कोयल के चेहरे की चमक मानो उड़ गई थी,
और वो तुरंत आगे की बात करने के लिए अपनी जगह से उठकर एक कोने में चली गई थी। पापा, तो आपने किसी की भी मदद नहीं ली थी? कोयल ने फिर से अपने पापा से पूछा। उसे अपने ही पिता की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसके पिता ने इधर फिर से कहा, अरे बेटा, अगर मैं इस मैटर में किसी की मदद ले पाता तो मैं फिर तुम्हें रात मोहित के साथ बिताने के लिए क्यों कहता? इस बात को दोबारा अपने पिता के मुंह से सुनना कोयल के लिए बर्दाश्त के बाहर हो गया था। उसने अपनी आंखें बंद की और फिर एक बार ऊपर की ओर देखते हुए बोली, पापा, प्लीज आप बार बार ये बोलना बंद करोगे या नहीं? अभी मैं अपने दोस्तों के साथ बैठी थी, तब आपने ये बोला था। अब मैं कोने में आ गई थी, फिर भी आप यही बोल रहे हो पापा। क्यों मेरी इज्जत की वाट लगा रहे हो? मेरे सारे दोस्त ये सब सुन रहे थे। क्या तुम्हारे साथ तुम्हारे दोस्त भी हैं? माफ करना, मुझे मालूम नहीं था, और मालूम भी कैसे होता। तुमने ये थोड़ी ना मुझे बताया कि तुम अपने दोस्तों के साथ हो। तुमको पहले बोलना चाहिए था ना, या तुम अपने फोन का लाउड स्पीकर बंद करके रखती। उसके पिता ने उसे उस ओर से उलटा झाड़ते हुए कहा। अरे पापा, ठीक है ना अब? आप क्या चाहते हो, मैं किसी गड्ढे में जाकर अपनी जान दे दूं? कोयल ने अपना ही सिर पकड़कर कहा। उसे लग रहा था कि उसे अपने पिता को इस बारे में पहले ही बता देना चाहिए था कि उसके सारे दोस्त उन दोनों की बातें सुन रहे थे। तब तक कोयल ये मान रही थी कि उसके पिता ने ही अपने किसी आदमी से बोलकर इस मैटर को सॉल्व कराया था। लेकिन अब, क्योंकि अब सच सबके सामने आ गया था, इसलिए सबके सामने उसका पोपट होने वाला था। अरे सुनो, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मामले में तुम्हारे उस दोस्त ने हमारी मदद की हो? उसके पिता ने पूछा। मेरे दोस्त ने, कोयल ने अपने आप से कहा, और फिर कुछ सोचने लगी। फिर उसने अपने बाकी के दोस्तों की ओर देखा, जो टेबल पर बैठकर उसका इंतजार कर रहे थे। अचानक कोयल को लगा कि उसके पापा सही कह रहे थे। वैसे भी उसने दोपहर में प्रशांत को तो फोन किया ही था। मुझे लगता है कि तुम्हारे दोस्त की वजह से ये काम पूरा हो गया है। तुम्हें अपने दोस्त को थैंक यू बोलना चाहिए, और साथ में उसे ये भी कहना चाहिए कि मैं उसका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलने वाला। आगे फ्यूचर में मैं उसके लिए वो सब करूंगा जो मेरे बस में होगा। कोयल के पापा ने गंभीर स्वर में कहा। हाँ, ठीक है, मैं बोल दूंगी। चलो, अभी मैं फोन रख रही हूं, बाय। उसे भी अब यही लग रहा था कि उसकी मदद और किसी ने नहीं, बल्कि उसके दोस्त ने की थी। लेकिन अब जब उसके दोस्त ने ही उसकी मदद की थी, तो फिर उसके पिता उसे इतना क्यों सुना रहे थे? जब वो अपनी बेटी को बचा नहीं सकते, तो सुना भी नहीं सकते थे। जैसे ही कोयल फोन काटने वाली थी, तभी उसके पिता ने फिर से कहा, अरे एक सेकंड रुको, मुझे तो लगता है जिस आदमी ने हमारी मदद की है, उसका जुड़ाव ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष चेतन मित्तल के साथ जरूर होगा। इस मसले को चेतन मित्तल के अलावा और कोई सॉल्व नहीं कर सकता, और जो आदमी चेतन मित्तल तक पहुंच सकता है, वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं हो सकता। कोयल ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और फोन काट दिया। उसके दिमाग में अभी भी शक चल रहा था, और उस शक के साथ वो टेबल की ओर बढ़ती जा रही थी। जब सब लोगों ने वो बात सुन ही ली थी, तो सब लोग उस चीज के बारे में और भी जानने के लिए बेताब हुए जा रहे थे। आखिर कौन था वो? कौन था वो इंसान जो चेतन मित्तल के इतने करीब पहुंच गया था, और वो भी इतनी जल्दी? इधर कोयल के चेहरे के भाव बिल्कुल शांत हो गए थे। जो भी लोग उसे देख रहे थे, वो भी इनके चेहरे को देख रही थी, और आखिर में उसकी आंखें दिशा की ओर जाकर टिक गई। इनमें अगर कोयल के सबसे कोई करीब था, तो वो दिशा ही थी। उसने मुस्कुराते हुए दिशा को देखा और बोली, दिशा, कौन था वो आदमी जिसने मेरी हेल्प की? दिशा ने जैसे ही उसके मुंह से ये सवाल सुना, तो उसके होश उड़ गए। इधर लक्की भी उसका ये बचकाना सा सवाल सुनकर उसके ऊपर हंस रहा था। उसे तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि कोयल को ऐसा क्यों लग रहा था कि दिशा ने उसकी मदद की थी। कोयल की मदद किसने की थी, इसके बारे में उसे तो कुछ पता ही नहीं था। इसलिए उसने ना तो अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए बोली, मेरे पास तो ऐसे किसी भी आदमी का कोई कांटेक्ट नहीं है जो इतने बड़े आदमी से निपट सके। ऐसे में तुम मेरे साथ मजाक क्यों कर रही हो कोयल? अच्छा, ऐसा क्या? कोयल का चेहरा उसका जवाब सुनने के बाद थोड़ा सा लटक गया था। हाँ, मैं सच कह रही हूं, तुम्हारी कसम, दिशा ने उसे विश्वास दिलाते हुए कहा। अब उसने अपनी नजर दिशा से मोड़कर मानसी की ओर घुमा ली थी। उसने मानसी से भी वही सवाल किया जो उसने दिशा से किया था, और मानसी ने कहा, नहीं नहीं यार, मैं तो इस मैटर में तुम्हारी मदद कर पाने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकती। हाँ, मैंने फोन निकालकर कुछ लोगों को फोन तो जरूर किए थे,
लेकिन मैं तो उन्हें फ़ोन करने से पहले ही ये जानती थी कि उनसे बात करने का कोई फ़ायदा ही नहीं था। वो तो मैंने ऐसे ही बस तुम्हारा मन रखने के लिए उन्हें फ़ोन कर दिया था। कोयल को यहाँ भी निराशा ही हाथ लगी थी। फिर उसने रोशनी को देखा, और इससे पहले कि वो रोशनी से यही सवाल कर पाती, रोशनी ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, यार, मेरे घरवालों ने तो मुझे यही कहा था कि क्रांति रायज़ादा के मैटर में तो दिल्ली का मुख्यमंत्री भी नहीं बोल सकता। एक छोटा सा पार्षद बोलकर क्या उखाड़ लेगा यार। रोशनी के एक दूर के मामा पार्षद थे। अब उसके पास और कोई चारा नहीं बचा था, इसलिए उसने अमित को देखा और बोला, अमित, क्या तुमने? इससे पहले कि वो आगे कुछ बोल पाती, अमित ने पहले ही ना में सिर हिला दिया था। फिर उसने गर्वित की ओर देखा। गर्वित ने कहा, देखो ना, तो मैंने और ना ही प्रीतम ने ये काम किया है। हम आज तो आने वाले 100 सालों में इसे करने के सपने नहीं देख सकते। अब वहां पर सिर्फ एक ही आदमी रह गया था, लक्की। कोयल लक्की की ओर देख रही थी, लेकिन वो इस दुविधा में थी कि वो उससे सवाल करे या ना करे। उधर लक्की कोयल से नजर बचाकर चुपचाप अपने खाने में ही मग्न था। वो कोयल के सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था। क्या कोयल उससे भी वही सवाल पूछेगी? और क्या लक्की उस सवाल का सच जवाब देगा? कोयल जब बारी बारी से सब लोगों से पूछ चुकी थी कि आखिर उसकी मदद किसने की थी, तो अब आखिर में उसकी नज़र लक्की पर जाकर टिक गई थी। वैसे तो उसे लक्की से कोई उम्मीद नहीं थी, पर क्योंकि उसने सब लोगों से पूछ लिया था, इसलिए वो सोच रही थी कि वो लक्की से भी पूछ ही ले। उसने लक्की को देखा, और लक्की ने भी एक बार उसकी ओर देखकर अपनी नज़र नीचे कर ली। अगर वो उससे पूछ भी लेती, तो भी लक्की का मन नहीं था कि वो अपने मुंह से कुछ बताए। लक्की की नज़र हटते ही कोयल ने अपने आप से कहा, तो फिर कौन है वो यार, जिसने मेरी मदद की है? इतना कहते ही कोयल के कंधे झुक गए थे, और उसने अपना सिर नीचे की ओर झुका लिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किसे जाकर थैंक यू बोले। थोड़ी देर की इस दिमागी उथल पुथल के बाद आखिरकार उसके दिमाग में एक नाम आया, प्रशांत। उसका नाम जुबान पर आते ही कोयल की आंखों में चमक आ गई थी, और उसके कंधे फिर से सीधे हो गए थे। उसने आस पास देखा और पाया कि शिवाय प्रशांत के उसके बाकी सारे दोस्त तो यहीं मौजूद थे। तो इसका मतलब साफ था कि प्रशांत ने ही उसकी मदद की थी, और साथ ही उसे ये भी याद था कि उसने प्रशांत को फ़ोन भी किया था। कोयल ने तुरंत अपने पर्स में से फ़ोन निकाला और प्रशांत का नंबर डायल किया। क्या सच में ये प्रशांत ने ही किया? लेकिन उसकी फैमिली का चेतन मित्तल से क्या कांटेक्ट होगा? जब कोयल अपने मन में इन्हीं सब सवालों से जूझ रही थी, प्रशांत ने फ़ोन उठा लिया था। हेलो कोयल, कैसी हो? सब ठीक, प्रशांत ने उधर से भारी सी आवाज में पूछा। हाँ, मैं तो ठीक हूँ। अच्छा प्रशांत, एक बात बताऊं, क्या मोहित का मैटर सॉल्व करने में तुमने मेरी मदद की थी? कोयल ने सीधा सवाल किया और अपनी टेबल पर बैठे हुए लोगों को देखने लगी। देखो, जब तुमने मुझे फ़ोन किया था, तो मैंने अपने पापा को फ़ोन किया था। मेरे पापा को पूरा केस बताया तो पापा ने बोला कि वो और चेतन मित्तल एक ही क्लास में पढ़ते थे, और अब वो ट्रेड यूनियन के प्रेसिडेंट हो गए थे, तो वो इनसे बात करके देख सकते थे। लेकिन उसके बाद मेरी पापा से इस बारे में कोई बात नहीं हुई है, प्रशांत ने कहा। उसे लग रहा था कि कोयल उसे दोबारा फ़ोन नहीं करेगी, लेकिन अब उसका फ़ोन आ गया, तो उसे अंदर ही अंदर थोड़ी सी शर्म आ रही थी कि उसने कोयल के मैटर में अपने पिता से बात नहीं की थी। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैटर तो सॉल्व हो गया ना, कोयल ने चहकते हुए कहा और आगे बोली, और मुझे पता है कि ये हुआ भी किसकी वजह से। प्रशांत, अगर तुम नहीं होते ना, तो ये कभी नहीं हो पाता। मेरे पापा मुझे बता रहे थे कि कोई चेतन मित्तल जी से मिलने के लिए गया था। वो और कोई नहीं बल्कि तुम्हारे ही पापा होंगे। इसलिए थैंक यू प्रशांत, थैंक यू सो मच, कोयल ने कहा। मैटर सॉल्व हो गया हो तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है, और उसमें तुम्हें मुझे भी थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं है, प्रशांत ने कहा। अरे कैसे नहीं किया, जो भी किया तुमने ही तो किया। तुम खुद भी ये बात अच्छे से जानते हो कि लॉयन ग्रुप कितना पावरफुल ग्रुप है। अब अगर वो खुद मेरे पापा से माफ़ी मांगने के लिए आगे आए हैं, तो इसका मतलब चेतन मित्तल कोई बहुत बड़े आदमी होंगे। जब वो खुद चेतन मित्तल के सामने नहीं टिक सकते, तो मेरे पापा और हमारी छोटी सी कंपनी की क्या बिसात है। इसलिए तुम्हें तो थैंक यू बोलना बनता है, कोयल ने कहा। अचानक से उसकी आंखों में वो डर फिर से उभर आया था, जो दोपहर में उसे महसूस हो रहा था। अगर प्रशांत नहीं होता, तो मोहित और उसके पिता न जाने कोयल के साथ क्या कर बैठते। इसलिए वो प्रशांत और उसके पापा का दिल से शुक्रिया कह रही थी।
उसकी आंखें फोन पर बात करते करते भर आई थीं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम ऐसा मत सोचा करो, प्रशांत ने उधर से मुस्कुराते हुए कहा। एक काम करो ना प्रशांत, तुम सीधे यूनिवर्सिटी के पास काके पर आ जाओ। यहाँ हम सारे दोस्त बैठे हुए हैं। तुम आओ तो मैं तुम्हें पर्सनली थैंक यू भी बोल दूंगी और साथ ही तुम एक बढ़िया सी ट्रीट भी दूंगी। कोयल ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। प्रशांत ने भी उसकी ऑफर पर हाँ कर दी और उसकी हाँ सुनते ही कोयल का मन और ज्यादा खुश हो गया था। उसकी मुस्कान उसके चेहरे पर ऐसे चिपक गई थी जैसे मधुमक्खी अपने छत्ते से चिपक जाती है। इधर फोन रखने के बाद प्रशांत भी अपने आप को शीशे में निहार रहा था। कोयल की बात सुनकर उसकी छाती चौड़ी हो गई थी। लॉयन ग्रुप को मात देना इतनी छोटी सी लड़की के लिए एक बहुत बड़ी बात थी और वो जानता था कि वो इस किस्से को सुनाकर अपने दोस्तों से कितनी वाहवाही लूट सकता था। ढेर सारी लड़कियां उस पर मर सकती थीं और उसके दुश्मन उससे नजर मिलाने की भी हिम्मत खो देने वाले थे। इधर जब कोयल के मुंह से बाकी के लोगों ने चेतन मित्तल का नाम सुना तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उन्हें एक बहुत बड़ा झटका लगा था। वो प्रशांत को जानते तो नहीं थे, लेकिन वो समझ गए थे कि अगर उसके पिता की दोस्ती चेतन मित्तल के साथ थी तो वो कोई बहुत बड़े ही आदमी थे। कोयल का कोई इतना अच्छा दोस्त भी था। इस बात की जानकारी ज्यादा लोगों को नहीं थी और जैसे ही उन्हें उसके बारे में पता चला, उनका कोयल से जल जाना लाजमी था। उधर प्रशांत भी उसके दोस्तों के चेहरे देखने को बेताब था। उसने गहरे नीले रंग की शर्ट और हल्के नीले रंग की जीन्स पहन ली थी। उसके नीचे उसने अपने पसंदीदा लेदर के जूते पहने और फिर एक बढ़िया सा परफ्यूम लगाकर घर से बाहर आ गया था। अपनी बुलेट पर बैठने के लगभग 20 मिनट बाद ही वो यूनिवर्सिटी के पास काके पर पहुंच गया था। जैसे ही वो नीचे उतरा तो कोयल ने उसकी ओर जोर से हाथ हिलाया और वो अपनी जगह पर से खड़ी हो गई। उधर प्रशांत ने भी कोयल की ओर देखकर हाथ हिलाया और फिर उसके आसपास बैठे लोगों के चेहरे देखने लगा। उनकी आंखों में उसके लिए जलन साफ नजर आ रही थी। उन लोगों को ऐसे सुलगता हुआ देखकर उसे भी और सुकून मिल रहा था। वो भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, लेकिन उसका कॉलेज दूसरा था। प्रशांत की लंबाई लगभग 6 फीट की थी। उसका बदन हल्का सा भरा हुआ और उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे। उसके चेहरे पर गर्मी की वजह से हल्का सा पसीना जम गया था। प्रशांत कोयल खुशी के साथ जितनी खुश हो सकती थी उतनी खुशी के साथ बोली और फिर उसके गले लग गई। इसके बाद उसने प्रशांत का हाथ पकड़ा और कहा, सबसे पहले तो तुम्हारा बहुत 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 शुक्रिया कि तुम इतने मुश्किल टाइम में ना सिर्फ मेरे साथ खड़े रहे बल्कि मुझे सेफली बाहर भी निकाला। मैं सच बता रही हूं कि ना तो मैं और ना ही मेरे पापा कभी चीज को अपनी लाइफ में भूलेंगे। एंड ट्रस्ट मी, वी आर देयर फॉर यू। जब भी तुम्हें जरूरत लगे, तुम्हारी फ्रेंड तुमसे सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर है, कोयल ने कहा और उसके हाथ को अपने हाथों में हल्के से दबा दिया। लक्की ने यह दृश्य देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान तैर गई। उसे इस विडंबना पर हंसी आ रही थी, लेकिन वो जानता था कि उसकी हंसी बहुत से लोगों के दिल पर छुरी का काम कर सकती थी। इसलिए वो चुप रहा और अपनी प्लेट पर ध्यान देने लगा। उधर जैसे ही कोयल ने प्रशांत का हाथ दबाया तो प्रशांत उसके हाथ की तरफ देखने लगा। अब की बार उसने कोयल का हाथ थामा और चमकती हुई आंखों से उसकी ओर देखने लगा। उसकी आंखें कोयल की आंखों पर से हटने का नाम ही नहीं ले रही थीं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कोयल बस करो, और कितनी थैंक यू बोलोगी? मेरे लिए ये सब करना कोई बड़ी बात नहीं थी, और फिर जब तुम्हारी बात थी तो मैं अपनी जान पर भी खेलने के लिए रेडी था। कोयल को उसकी इस बात पर शर्म आ गई। वो थोड़ा सा हंसी और फिर शर्माकर नीचे की ओर देखने लगी। उसके बाद वो और एक बार प्रशांत से गले मिली और उसे अपने साथ टेबल पर ले गई। जैसे ही सबने प्रशांत को टेबल की ओर आते हुए देखा तो ना चाहते हुए भी सब अपनी अपनी जगह पर से खड़े हो गए। प्रशांत का ऑरा ही ऐसा था कि वो लोग अपने आप को रोक नहीं पाए। सब लोगों ने अपने कांटे और चम्मच छोड़ दी सिवाय लक्की के। उसने प्रशांत की ओर बस एक बार देखा, थोड़ा सा मुस्कुराए और फिर अपनी प्लेट की ओर देखने लगा। अमित और गर्वित उसे खड़े होने का इशारा भी कर रहे थे, लेकिन वो खड़ा नहीं हुआ। कोयल को पहले ही लक्की के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था और जब उसने ऐसी हरकत की तब तो वो उसके ऊपर फटने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन फिर उसने एक गहरी सी सांस ली और अपने आप को शांत कर लिया। वो प्रशांत के सामने अपना वैसा रूप दिखाकर अपना इंप्रेशन खराब नहीं करना चाहती थी। अरे आप सब मुझे देखकर खड़े क्यों हो गए? मैं यूनिवर्सिटी का कोई प्रेसिडेंट थोड़ी हूं।
आप लोग बैठ सकते हैं प्लीज। प्रशांत ने भी मिलती हुई इज्जत के सामने कुछ ज्यादा ही बड़प्पन दिखाते हुए कहा। लक्की को मन ही मन हंसी आ रही थी। एक तरफ तो वो था जिसे अपने हिस्से की इज्जत नहीं मिल रही थी, और दूसरी तरफ ये था जो दूसरे की शादी में खुद दूल्हा बनकर घूम रहा था। जैसे ही प्रशांत ने यह कहा, सभी लोग बैठ गए। उसकी बात सुनकर ही लोगों को ऐसा लग रहा था कि वो सच में कोई बहुत बड़ा आदमी था। आओ तुम मेरे साथ बैठो। कोयल ने फिर से प्रशांत का हाथ पकड़ने का एक बहाना ढूंढते हुए कहा और उसे अपने साथ अपने स्टूल पर ले गई। वैसे तो वो स्टूल 2 लोगों के हिसाब से ही बना था, लेकिन क्योंकि प्रशांत काफी हट्टा कट्टा और बड़े से डील डोले वाला आदमी था, इसलिए उस एक स्टूल पर सिर्फ वहीं बैठ सकता था। अब उसके बैठ जाने के बाद के लिए जगह नहीं बची थी। अरे बाकी लोग थोड़ा थोड़ा सरको, रोशनी ने कहा, और सब लोग थोड़ी थोड़ी जगह भी बनाने लगे। सब लोग पहले ही काफी चिपक कर बैठे हुए थे, इसलिए उनके खिसकने का कोई फायदा नहीं हुआ था। अब कोयल और प्रशांत को काफी फंसा हुआ महसूस हो रहा था। इसी बीच लक्की चुपचाप अपना खाना खा रहा था। जैसे ही कोयल ने उसे देखा, तुरंत उसके दिमाग में एक ख्याल आया। वो लक्की का शिकार करने के लिए तैयार हो गई थी, और इसलिए उसने लक्की की ओर देखते हुए कहा। लक्की जैसे ही लक्की ने कोयल के मुंह से अपना नाम सुना, वो समझ गया था कि क्या आने वाला था। उसने जैसे ही अपनी नजर उठाई तो उसने देखा कि कोयल उसे घिन्न भरी नजरों से देख रही थी। उसकी आंखों को देखकर लक्की ने पहले ही अपना कांटा रोक लिया था। वो कोयल का मुंह खुलने का इंतजार कर रहा था। इधर अमित और रोशनी भी एक दूसरे की ओर देख रहे थे, और इससे पहले कि रोशनी कोयल से कुछ कह पाती, कोयल ने लक्की से कहा, लक्की, मेरे हिसाब से तुम फ्री हो गए होगे ना? वैसे भी तुम इनवाइटेड तो थे नहीं, और उसके बाद भी तुम काफी कुछ खा चुके हो। फिर भी तुम्हें अगर भूख लग रही हो तो तुम्हारे लिए कुछ मैं पैक करवा देती हूँ। तुम अपने रूम पर जाओ और वहां पर जाकर आराम से खा लो। कोयल की बातें तो बहुत कड़वी थीं, लेकिन वो इतना मुस्कुराकर ये सब कह रही थी कि लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वो लक्की की बेइज्जती कर रही थी, और अमित को तो बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो भी इन सब में कुछ नहीं कर सकते थे। बाकी लोग जो अभी तक हंस रहे थे, बोल रहे थे, वो भी लक्की को देखकर खामोश हो गए थे। कोयल की ऐसी बात सुनकर लक्की का चेहरा उतर गया। उसे लग रहा था कि उसके दिल में किसी ने छुरा घोंप दिया था। उसे इस बात पर पछतावा हो रहा था कि आखिर उसने इस लड़की की मदद की ही क्यों की। वो चाहता तो अभी 1 मिनट के अंदर इस पूरे खेल को सिर्फ एक चाल से पलट सकता था, लेकिन वो बाकी लोगों की तरह शो ऑफ नहीं करना चाहता था। कोयल ने वो दिन नहीं देखे थे जिन्हें लक्की अभी जी कर आ रहा था, इसलिए कुछ पलों के गुस्से के बाद उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। उसने अपना सिर हाँ में हिलाया और अपना कांटा प्लेट में रखकर टिश्यू से अपना हाथ पोंछकर वहां से उठकर बाहर जाने लगा। लक्की के लिए यह किसी जहर की घूंट से कम नहीं था। भले ही कोयल उसकी कुछ लगती नहीं थी, लेकिन उसकी बोली गई बातें उसके दिल में अभी भी चुभ रही थीं। लेकिन इसमें गलती कोयल की भी नहीं है। जो दिखता है वही बिकता है। आदमी की वैल्यू नहीं है, उसके कपड़ों की वैल्यू है। लक्की को अपने परिवार के बड़े लोगों की कही एक एक बात याद आ रही थी, और उन्हीं के कहे के हिसाब से वो इतना रईस होने के बाद भी इतनी सादगी का जीवन बिता रहा था। लक्की रात के अंधेरे भरे आसमान को देखता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। आसमान में ढेर सारे तारे थे, लेकिन उन तारों को देखकर लक्की और उदास हो गया था। यूनिवर्सिटी की पास की चौपाटी से होते हुए जब लक्की गुजर रहा था, तो उसने देखा कि ढेर सारे लड़के और लड़कियां वहां पर खा पी रहे थे और मजे कर रहे थे। रात के अंधेरे में भी वो गली जगमगा रही थी। थोड़ी ही दूर पर उस पानी पूरी वाले का ठेला भी खड़ा था, जहां से अक्सर लक्की और डिम्पल पानी पूरी खाया करते थे। लक्की ने जब उसे देखा तो उसका मन और भी उदास हो गया। वहां पर एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को अपने हाथ से पानी पूरी खिला रहा था। लक्की ने उन दोनों को देखा तो उसे अपनी और डिम्पल की याद आ गई। वो भी उसी जगह पर उसी तरह से खड़ा होकर डिम्पल को पानी पूरी खिलाया करता था। उस ठेले को देखकर उसका दिल भारी हो गया था। उसे भूख लग रही थी, और उसने सोचा कि क्यों ना पानी पूरी ही खाई जाए। हेलो भैया, एक प्लेट देना, लक्की ने कहा। उसकी आवाज से वो उदासी जाने का नाम नहीं ले रही थी। अरे लक्की भैया, आज अकेले अकेले, भाभी कहाँ है? उस पानी पूरी वाले ने लक्की की ओर देखकर पूछा। ये बात सुनकर लक्की का मुंह और उतर गया। उसने इस बात का कोई जवाब देते ही नहीं बन रहा था। पानी पूरी वाला भी समझ गया कि उसने गलत तार छेड़ दिया था। उसने एक पूरी बनाई और लक्की के डोने में रख दी। लक्की ने उसे उठाया
और अपने होठों तक लेकर आया ही था कि वापस रखकर प्लेट में फेंक दिया। अरे लक्की भैया, क्या हुआ? मच्छर गिर गया क्या? पानी पूरी वाले ने पूछा। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मन नहीं है, लक्की ने कहा और वहां से निकल गया। जब वो अपने कमरे की ओर जा रहा था, तब अचानक से जोरदार बादल गरजने लगे थे। लक्की को लग रहा था कि आज बारिश होने वाली थी, इसलिए वो भागा भागा आया और अपने कमरे में घुस गया। पलंग पर लेटकर वो अभी भी डिंपल को ही याद कर रहा था। एक बार फिर से बात करके देखूं क्या, उसने अपने आप से कहा, और इससे पहले कि वो आगे कुछ सोच पाता, उसने अपना फोन निकाला और डिंपल को फोन मिलाने लगा। जैसे ही वो नंबर डायल करने वाला था, तभी उसका फोन बज उठा। किसी अनजान नंबर से फोन था। लक्की ने पहचानने की कोशिश की, लेकिन नंबर पहचान में नहीं आ रहा था। आखिर किसका था वो फोन? कौन था जो लक्की को इतनी रात को फोन कर रहा था? क्या कभी कोयल को पता लग पाएगा कि उसकी हेल्प लक्की ने की थी? लक्की ने डिंपल को फोन लगाने के लिए फोन उठाया ही था कि इतने में उसके फोन पर किसी अनजान नंबर से फोन आ रहा था। लक्की ने उस नंबर को देखा, लेकिन उसे याद नहीं आया कि ये किसका नंबर था। वो बिस्तर से उठा और उसने फोन उठाकर बोला, हेलो लक्की बाबा, मैं काशीनाथ बोल रहा हूं। आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? सामने से काशीनाथ जी ने पूछा। लक्की ने जैसे ही उनका नाम सुना, सबसे पहले उसने कमरे का दरवाजा और खिड़कियां बंद कर दी। वो नहीं चाहता था कि उसकी और काशीनाथ जी की बातें कोई भी सुने। नहीं नहीं काशीनाथ जी, कहिए क्या बात है? और ये नंबर किसका है? लक्की ने फिर से अपने बिस्तर पर आकर पूछा। अरे वो मेरे ऑफिस का नंबर था, लोग रात को भी उसी पर फोन करते थे, इसलिए मैंने एक नया सिम कार्ड खरीद लिया था। शाम होते ही उसे बंद कर देता हूं और इसे चालू, काशीनाथ जी ने मुस्कुराते हुए कहा। लक्की ने उनकी बात पर सिर हिलाया और पूछा, जी काशीनाथ जी बताइए, कहिए क्या बात है? लक्की बाबा, रुस्तम डांगी का फोन आया था। मैंने जब उसे आज सुबह फोन किया था, तो उसे बताया कि आप दिल्ली में ही हैं और गरीबी की परीक्षा दे रहे हैं। फिर मैंने उसे ये भी बताया कि आपने अभी परसों ही परीक्षा पास भी कर ली है और अब आप अपने परिवार के सारे पावर्स का आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये बात सुनकर उसने कहा है कि वो आपसे मिलना चाहता है। काशीनाथ जी ने कहा। ये सुनते ही लक्की की भौहें तन गईं और उसने पूछा, मुझसे मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? वो क्या है ना कि उसे ये पता नहीं था कि आप यहीं पर हैं, और वो एक बार बस आपसे मिलकर आपको देखना चाहता है, और अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप उसे बता सकते हैं। दिल्ली में उसका अच्छा खासा रोब चलता है। काशीनाथ जी ने कहा था, असल में अग्रवाल एंड अग्रवाल फर्म्स का बिजनेस ना सिर्फ इंडिया बल्कि बाहर के बहुत से देशों में फैला हुआ था। ये एक बहुत बड़ा ग्रुप था जिसके अंदर 1 लाख से भी ज्यादा लोग काम करते थे। लेकिन लक्की की परिवार की रीत ही यही थी कि जब तक कोई भी आदमी परीक्षा को पास नहीं करता, तब तक उसे बिजनेस का दारोमदार नहीं बनाया जा सकता था। ठीक है, मैं मिल लूंगा उनसे, लक्की ने कहा। वो वैसे भी बहुत सीधा और साधारण सा आदमी था, और इतने सालों बाद अपनी कंपनी के लोगों से मिलना उसके लिए कुछ नया होने वाला था। ठीक है, तो मैं उसे फोन कर देता हूँ। वो कल सुबह ही आपसे मिलने के लिए आपके कॉलेज पहुंच जाएगा, काशीनाथ जी ने कहा। नहीं, आप उन्हें कॉलेज मत भेजिए, आप मुझे उनका एड्रेस दे दीजिए, मैं खुद ही उनसे मिलने के लिए चला जाऊंगा। वैसे भी यहां पर मिलना ठीक नहीं होगा, लक्की ने कहा। वो रुस्तम डांगी को कॉलेज में बुलाकर जबरदस्ती की हवाबाजी नहीं करना चाहता था। वो जानता था कि अगर किसी ने रुस्तम के साथ उसे देख लिया तो लोग उससे सवाल पूछ पूछ कर उसका जीना दुश्वार कर देंगे, और वो अभी कुछ दिन और आराम से सुकून से जीना चाहता था। एक बार यहां से बाहर निकलने के बाद तो उसे कंपनी के हिसाब से अपनी लाइफस्टाइल को बदलना ही था। लेकिन लक्की बाबा, आप परिवार का हिस्सा है। आने वाले वक्त में आपको इसकी कमान संभालना है। ऐसे में अगर आप उनसे मिलने के लिए जाएंगे तो ये नियमों के खिलाफ हो जाएगा ना। रुस्तम डांगी तो सिर्फ दिल्ली और उसके आसपास का ही इलाका देखता है। ऐसे में आपका उससे मिलने के लिए परेशान होना कहाँ तक ठीक है? मैं उसी को बोल देता हूँ, वो आपसे मिल लेगा, काशीनाथ जी ने फिर से जिद करते हुए कहा। वो नहीं चाहते थे कि लक्की कमान संभालने से पहले ही लोगों के सामने इतना सीधा नजर आने लगे, वरना लोग उसकी परवाह करना बंद कर देते। नहीं काशीनाथ जी, मुझे लगता है कि आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि जब तक मैं काम नहीं संभालता तब तक तो मैं उनसे मिलने के लिए जा ही सकता हूँ। वैसे भी उनसे मिलने के बहाने मैं थोड़ा शहर भी देख लूंगा, लक्की ने अपने बालों को ठीक करते हुए कहा। इतने साल इतनी गरीबी देखने के बाद अब वो समझ गया था कि सादगी से बड़ी कोई पूंजी नहीं थी। ठीक है लक्की बाबा,
आप अपने से बड़ी उम्र के लोगों से भी इतने प्यार से बात करते हैं, कोई भी आपका मुरीद हो जाएगा, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। मैं रुस्तम को बोल दूंगा कि आप खुद उससे मिलने के लिए आ रहे हैं, काशीनाथ जी ने कहा। ठीक है काशीनाथ जी, लक्की ने कहा और फ़ोन काट दिया। जैसे ही उसने फ़ोन रखा और वो खिड़कियों को खोलने के लिए बाहर जा ही रहा था, इतने में फिर से काशीनाथ जी का फ़ोन आया। हेलो, लक्की बाबा, रुस्तम कह रहा था कि वो गोल्डन मेंशन होटल में कल लंच के लिए जाने वाला है, तो आप भी लंच के लिए उसके साथ जा पाएंगे या मैं जगह बदलवा दूं? काशीनाथ जी ने कहा। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, उनसे कहना कि मैं 1 बजे के आसपास वहां पहुंच जाऊंगा, लक्की ने कहा। उसके बाद उसने फ़ोन रखा और सारे खिड़की दरवाजे खोलकर अपने पलंग पर लेट गया। जैसे ही वो अपने बिस्तर पर आया, डिम्पल की यादों ने फिर से उसे घेर लिया था। आज कहने को उसके पास सब कुछ था। वो डिम्पल को सब कुछ दे सकता था जो वो चाहती थी, लेकिन फिर भी डिम्पल उसके साथ नहीं थी। लक्की को अपने लिए नहीं बल्कि डिम्पल के लिए बुरा लग रहा था। वो सोच रहा था कि अगर उसने परीक्षा को कुछ दिन पहले ही पास कर लिया होता तो आज शायद डिम्पल उसके साथ होती। उसने फिर से अपना फ़ोन उठाया और डिम्पल का नंबर निकालने लगा। लेकिन मैं क्या कहूँ उससे, लक्की ने अपने आप से पूछा। जब काफ़ी देर तक उसे कोई जवाब नहीं मिला तो उसने फ़ोन को वापस रख दिया और अपनी आंखों को बंद करके लेट गया। लक्की को कब नींद आ गई उसे पता नहीं चला। जब थोड़ी देर बाद उसे कमरे में किसी के आने की आवाज़ ही सुनाई दी, तब उसकी नींद खुली और उसने देखा कि अमित, प्रीतम और गर्वित वापस आ गए थे। वो तीनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे और बातों में वो इतना मशगूल थे कि वो भूल गए थे कि लक्की अपने बिस्तर पर सो रहा था। यार, ये प्रशांत एक नंबर का गधा आदमी निकला यार। खाना खाने के बाद उसे गाना गाने की क्या ज़रूरत थी? साले ने पूरे खाने का टेस्ट ही खराब कर दिया, गर्वित ने उसके ऊपर बरसते हुए कहा। हाँ, और लाट साहब यहाँ तक भी नहीं माने भाई। पता है कि जब बारिश हो रही है तो मत जाओ ना, लेकिन इतनी बारिश में कोयल को पीछे बिठाकर पूरे देश में अपनी बुलेट से पटाखे फोड़ने हैं, हद है, प्रीतम ने कहा और बोतल में से पानी पीने लगा। हाँ ठीक है, अब और कितनी गालियां दोगे उसे? पूरे रास्ते इतनी गालियां दी, पेट नहीं भरा। उधर देखो, लक्की सो रहा है, इसलिए उसे परेशान मत करो, अमित ने कहा और लक्की की ओर देखने लगा। उसकी आंखें आधी खुली और आधी बंद थीं। गर्वित और प्रीतम फ्रेश होने के लिए चले गए और अमित भी अपना तौलिया लेकर उनके पीछे पीछे हो लिया। अगले दिन जब सुबह हुई तो आसमान काफी साफ नजर आ रहा था। कल की बारिश के बाद कैंपस, सड़कें और मैदान सब धुल चुके थे, जिस हिसाब से पानी भरा हुआ था। उसे देखकर तो यही लग रहा था कि बारिश पूरी रात ही चली थी। दूसरी और तीसरी क्लास के ब्रेक के बीच जब लक्की ने थोड़ी देर सुस्ताने के लिए अपना सिर बेंच पर टिकाया ही था कि अमित भागा भागा उसकी क्लास में घुसा और लक्की को झड़कते हुए उठाते हुए बोला, लक्की, कोयल के साथ गड़बड़ हो गई। अच्छा, अब क्या हो गया उसके साथ? पास बैठे ही गर्वित ने कहा। प्रीतम, जो कि अमित की ओर देख रहा था, उसने उसके मजे लेते हुए कहा, अबे अबे, तेरा डिपार्टमेंट ना रोशनी की प्रॉब्लम झेलने का है, कोयल की नहीं। इस बात पर लक्की और गर्वित भी मुस्कुरा दिए। अबे तू 2 मिनट चुप रहे, और लक्की की ओर देखकर बोला, भाई, कल रात कोयल बाइक से गिर गई। अमित ने कहा, हाँ तो इसमें कौन सी नई बात है? बात तो तब होती जब कोयल जी बाइक पर बैठकर कार में से गिर जाती। प्रीतम ने फिर से कोयल का मजाक उड़ाते हुए कहा। अमित ने उसे घूर कर देखा, लेकिन इस बात पर तो उसे और भी ज्यादा हंसी आ गई थी। एक बार हंसने के बाद गर्वित ने पूछा, लेकिन वो गिरी कैसे? अबे यार, कल रात को बहुत तेज बारिश हो रही थी। अब वो और प्रशांत जोश जोश में बाइक पर दिल्ली नापने निकल गए। बस थोड़ी ही देर में उनकी बाइक कहीं पर फिसली और मैडम गिर गई। अमित ने कहा, अच्छा, तो फिर उसे बचाने कौन आया? चेतन मित्तल, प्रीतम ने फिर से उसके मजे लेते हुए कहा। अमित ने प्रीतम के बाल पकड़े और जोर से खींच दिए। प्रीतम चिल्लाने लगा और उसकी आवाज से बाकी के क्लास में भी हल्ला होने लगा। इसलिए अमित ने उसके बाल छोड़े और लक्की की ओर देखते हुए बोला, मैं अभी मैदान के आउटर एरिया में प्रैक्टिस कर रहा था तो रोशनी का फोन आया। उसने बताया कि प्रशांत कल रात को कोयल को अपने साथ बाइक पर ले गया था और दोनों गिर पड़े। फिर कोयल को अस्पताल ले गए। रोशनी और बाकी लोग भी सुबह सुबह जल्दी उससे मिलने के लिए अस्पताल पहुंच गए और उसने कहा कि हमें भी उससे मिलने के लिए आना चाहिए। अमित ने एक ही सांस में अपनी बात खत्म करते हुए कहा। प्रीतम और गर्वित एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। कल उसने लक्की के साथ जिस तरह का व्यवहार किया था और वो जिस तरह से प्रशांत के सामने बन रही थी,
उसके बाद उन दोनों ने कसम खा ली थी कि वो अब कोयल की कभी शक्ल नहीं देखेंगे, लेकिन इससे पहले कि वो अमित को ना कर पाते, अमित अपनी जगह से खड़ा हुआ और उन दोनों के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, चलो हम लोग भी उसकी खबर लेकर आते हैं भाई। आखिर उसने हमें कल ट्रीट दी थी यार। भले ही उसकी जुबान कैसी भी हो, लेकिन उसका मन अच्छा है, अमित ने कहा और अपनी नजर नीचे कर ली। उसे मालूम था कि इस बात पर उसके तीनों दोस्त उसे बहुत गालियां देने वाले थे। अच्छा चलो भाई, अब नमक खाया है तो फर्ज भी अदा करना ही पड़ेगा, प्रीतम ने कहा और अपनी बेंच पर से उठ गया। गर्वित भी उसके पीछे पीछे खड़ा हो गया। तीनों बाहर निकलने को ही थे कि अमित ने लक्की को देखा। वो अभी भी वहीं पर बैठा कुछ सोच रहा था। क्या हो गया, तू नहीं आ रहा क्या? अमित ने पूछा। नहीं यार, तुम लोग जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। अगर मैं आया ना तो उसकी तबीयत मेरी शक्ल देखकर और खराब हो जाएगी, लक्की ने चुटकी लेते हुए कहा। वो उसके ना आने के पीछे का असली कारण उन तीनों को नहीं बताना चाहता था। अमित भी उसकी बात समझ गया था, इसलिए उसने दोबारा नहीं पूछा और प्रीतम और गर्वित को अपने साथ लेकर निकल गया। इधर जैसे ही वो लोग कॉलेज से बाहर निकले, उसके थोड़ी ही देर बाद लक्की भी बाहर आ गया था। उसने कॉलेज से थोड़ी दूर जाकर अपने लिए एक टैक्सी बुलाई और सीधा होटल गोल्डन मैंशन के लिए निकल गया। जब ड्राइवर ने लक्की के मुंह से होटल गोल्डन मैंशन का नाम सुना तो वो चौंक गया। जिस हिसाब से उसने कपड़े पहने थे, ड्राइवर को तो लग रहा था कि उस हिसाब से तो लक्की सिर्फ वहां खाने का सपना ही देख सकता था। होटल गोल्डन मैंशन दिल्ली के सबसे बड़े होटल में से एक था। थोड़ी ही देर में उसकी टैक्सी एक बड़ी सी नीली शीशे वाली बिल्डिंग के बाहर आकर खड़ी हो गई थी। दरवाजे के बाहर गार्ड खड़े थे और ऊपर होटल गोल्डन मैंशन का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ था। जैसे ही लक्की गाड़ी से उतरकर होटल में गया, उसने देखा कि वह ढेर सारी गाड़ियां खड़ी थीं और वो दरवाज़ा जो उसे दूर से देखने में काफ़ी छोटा लग रहा था, वो लगभग 2 मंजिलों जितना ऊंचा था। लक्की उस दरवाजे की ओर बढ़ा। गार्ड ने उसे पहले ही आता देख लिया था और उसने भी उसकी नज़रों को भांप लिया। उसने गेट पर अपना नाम लिया और अंदर दाखिल हो गया। अंदर जाते ही उसने देखा कि वहां एक बड़ा सा झूमर लटका हुआ था और फर्श पर महंगा मार्बल लगा हुआ था। आसपास चारों ओर खुशबूदार माहौल था। सब लोगों ने वहां सूट बूट पहन रखे थे और लक्की अपनी चप्पल में ही उठकर चला आया था। वो बिना इधर उधर की चकाचौंध पर ध्यान दिए सीधा लिफ्ट की ओर चला गया। उसने अपना फोन निकाला और देखा, उसमें लिखा था कि उसे कमरा नंबर 888 में जाना था। लक्की ने फिर से अपना फोन जेब में रखा और जैसे ही वो लिफ्ट का दरवाजा बंद करने के लिए बटन दबाने ही वाला था कि उसने देखा कि एक सुंदर सी लड़की उसकी दिशा में बढ़ती चली आ रही थी। वो उसे हाथ से लिफ्ट को रोकने का इशारा भी कर रही थी। लक्की ने बटन पर से तो अपना हाथ हटा लिया था, लेकिन वो उस लड़की पर से अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था। वो वाकई बला की खूबसूरत थी। जैसे जैसे वो पास आई, लक्की ने देखा कि उसका चेहरा गोल और पलकें बड़ी बड़ी थीं। उसकी शक्ल से ही वो काफी उत्साह में नजर आ रही थी। उसने नीले रंग का ब्लेजर पहना हुआ था और नीले रंग की ट्राउजर, उसके गले में एक छोटा सा डायमंड का नेकलेस भी था। वो लड़की लिफ्ट में घुसी और लक्की से थोड़ी सी दूरी पर जाकर खड़ी हो गई। लक्की भले ही उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसकी नज़र उस पर से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक्सक्यूज मी, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? घूर क्यों रहे हो? उस लड़की ने लक्की को फटकारते हुए कहा। नहीं नहीं, कुछ नहीं, आई एम सॉरी, लक्की ने अपनी नज़र नीचे करते हुए कहा। लेकिन उसकी नज़र बाज आने का नाम ही नहीं ले रही थी और वो वापस उसकी गर्दन पर टिक्की जा रही थी। लक्की अब उसकी कमर तक आते बालों को देख रहा था। क्या क्या देख रहे हो, नॉनसेंस? लड़की ने फिर से पलटकर कहा। उसे एहसास हो गया था कि लक्की की नजरें अभी भी उसी के ऊपर टिक्की हुई थीं। इस बार उसकी आवाज सुनकर लक्की के दिल की धड़कन बढ़ गई थी। उसकी सांसें तेजी से ऊपर नीचे होने लगी थीं और अचानक ही उसे एहसास हुआ कि उसकी नाक में से खून बहना शुरू हो गया था। लक्की ने जोर से सांस खींची और अपना सिर ऊपर की ओर उठा लिया। लड़की ने उसे इस तरह देखा और बोली, ओह शिट, तुम्हारे होठों पर खून लगा हुआ है। रुमाल नहीं है क्या? साफ करो इसे, उस लड़की ने नाक को सिकोड़ते हुए कहा। इससे पहले कि लक्की अपनी जेब से रुमाल निकालता, उसे अपनी नाक में खुजली सी महसूस हुई और अगले ही पल छींक आ गई। इससे पहले कि वो अपने हाथ से अपने नाक को ढक पाता, सामने खड़ी लड़की की सफेद शर्ट पर उसके खून के कुछ छींटे लग चुके थे। ओह माय गॉड, तुम! लड़की ने अपनी शर्ट पर लगे धब्बे को देखा तो उसका दिमाग खराब हो गया। आई एम सॉरी,
एम सॉरी, लक्की ने हड़बड़ाते हुए कहा और अपनी जेब से रुमाल निकाला और उसकी शर्ट पर लगे खून को पोंछने लगा। लेकिन इसी बीच लक्की का हाथ गलती से लड़की के सीने पर चला गया। लक्की को भी इस बात का एहसास हो गया था कि जल्दबाजी में उससे गलती हो गई थी, और वो लड़की भी उसे घूर कर देख रही थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई साले, ठरकी कहीं के, लड़की ने गुस्से में कहा और लक्की को पीछे की ओर धक्का दे दिया। लक्की की पीठ पर चोट लगी और इतने में लिफ्ट भी रुक गई। वो लड़की उसे गुस्से से देखे जा रही थी। नहीं, मुझसे गलती, मैं तो बस खून। इससे पहले कि लक्की आगे कुछ कहता, वो लड़की जोर से चिल्लाने लगी, सिक्योरिटी सिक्योरिटी। ये सुनकर लक्की के कान खड़े हो गए थे। उसने देखा कि 2 गार्ड भागे भागे उसकी ओर आ रहे थे। उन 2 गार्ड्स को आते हुए देखकर वो घबरा गया था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लक्की अपनी इस हरकत की वजह से जेल जाने वाला था, या फिर रुस्तम डांगी उसे बचा लेगा? लक्की की छींक की वजह से उस लड़की का शर्ट खून से सन्न गया था। सफेद रंग के सूती शर्ट के ऊपर खून के धब्बे गिरकर फैल गए थे। लेकिन लड़की के मन में मलाल इस बात का नहीं था कि उसकी शर्ट पर खून फैल गया था। उसे मलाल इस बात का था कि लक्की ने उसके साथ छेड़खानी की थी। इससे पहले कि लक्की उसे अपनी ओर से कुछ समझा पाता, उस लड़की ने सिक्योरिटी को बुला लिया था। लिफ्ट खड़ी थी और वो लड़की लिफ्ट के बाहर आ गई थी। लक्की भी उसे समझाने के लिए उसके पीछे पीछे बाहर आ गया था, लेकिन तब तक 2 गार्ड उसकी दिशा में आए और उसे पकड़ लिया। क्या हुआ मैडम, क्या बात है? एक गार्ड ने उस लड़की से पूछा। वो देख पा रहा था कि उस लड़की का शर्ट खून से सन्न गया था और उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। इस आदमी ने मेरे साथ बदतमीजी की है। पहले तो उसने जानबूझकर मेरी शर्ट पर छींका, जिसकी वजह से मेरी शर्ट खराब हो गई, और फिर इसने अपने रुमाल से मेरे शर्ट को साफ करने की बहाने मेरे साथ छेड़खानी की है। जैसे ही लड़की ने अपनी बात खत्म की, उन दोनों गार्ड ने लक्की को घूर कर देखा। ऊपर से नीचे तक देखने पर उन्होंने पाया कि लक्की की शक्ल तो शरीफों जैसी ही थी, लेकिन उसका हुलिया इस बात की गवाही दे रहा था कि वो कितना बड़ा बदमाश था। क्या रे, बहुत लड़कियां छेड़ रहा है? कहाँ से आया है तू, और घुसने किसने दिया तेरे को? अंदर एक गार्ड ने उसकी बाजू को कसकर पकड़ा। लक्की को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सुनिए, आप गलत समझ रही हैं। मैं कोई बदमाश नहीं हूं, और ना ही मैं आपके साथ कोई बदतमीजी कर रहा था। लेकिन जैसे ही आपने मुझे डांटा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो तो अचानक पता नहीं कैसे मेरी नाक से खून निकल आने लगा, और फिर उसमें इचिंग हुई और मुझे छींक आ गई। आप जैसा समझ रही है वैसा आदमी नहीं हूं मैं। इससे पहले कि लक्की अपनी बात पूरी कर पाता, उस लड़की ने बीच में ही उसकी बात को काटते हुए कहा, अच्छा, ऐसा सोच भी मत लेना कि तुम इंग्लिश बोलकर बच जाओगे। जो तुमने किया है ना, उसके बाद तुम बच नहीं पाओगे। मैं अभी पुलिस को कॉल करूंगी और फिर वो तुम्हें अपनी भाषा में समझाएंगे। जैसे ही उस लड़की ने पुलिस का नाम लिया, लक्की के साथ साथ दोनों गार्ड के भी कान खड़े हो गए। वो ये देख पा रहे थे कि लड़की को बहुत गुस्सा आ रहा था, और पुलिस के पास जाने का उसका अधिकार भी था। लेकिन उन्हें डर इस बात का था कि अगर वो पुलिस को बुलाती तो उनकी होटल की बहुत बदनामी हो सकती थी। इसलिए एक गार्ड ने तुरंत मोर्चा संभाला और लक्की को उसके सामने जोर से हिलाते हुए बोला, अरे मैडम, ऐसे सड़क छाप पॉकेट मार आदमी के लिए पुलिस क्यों बुलाना? हम हैं ना, इसे तो हम ही ठीक कर देंगे, क्यों? सुरेश पहले गार्ड ने अपने साथ वाले गार्ड को इशारा किया और उसने लक्की की ओर अपना डंडा ताना ही था कि इतने में लड़की बोली, नहीं, आप लोग इससे टेंच भी नहीं करेंगे, आप सिर्फ उसे पकड़ कर रखिए, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ, वो इससे निपटेंगे। उस लड़की ने कहा और अपने पर्स में से फ़ोन निकाला, और वो फ़ोन मिलाने ही वाली थी कि इतने में फिर से उस गार्ड ने कहा, अरे मैडम, क्यों पुलिस को परेशान कर रही हो? हम हैं ना, हम भी उतना ही धोते हैं जितना पुलिस धोती है, दूसरे गार्ड ने कहा, और फिर उसने लक्की के सिर पर डंडा तान दिया। इतने में लक्की चिल्लाया और बोला, नहीं, अब मैडम नहीं, मैं पुलिस को बुलाऊंगा, और मामला सिर्फ पुलिस तक नहीं, कोर्ट तक जाएगा। मैं इनके ऊपर डिफॉर्मेशन का केस करूंगा, मैं इनके ऊपर हरासमेंट का केस करूंगा, और तुम दोनों में से किसी ने भी मुझे हाथ लगाया तो तुम दोनों भी अंदर जाओगे, इसीलिए छोड़ो मुझे राइट नाउ, लक्की ने चिल्लाते हुए कहा। उस जैसे आदमी से इतनी बड़ी धमकी सुन लेने के बाद तो उनके होश ही उड़ गए थे। वो दोनों घबराए हुए एक दूसरे को देख रहे थे। वहीं लक्की और उस लड़की की आंखों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। अब क्या करें?
पहले गार्ड ने कहा, मैनेजर को बोला। दूसरे ने कहा। पहले ने तुरंत अपनी जेब से वॉकी निकाला और चालू किया। लक्की और वो लड़की दोनों ही उस गार्ड को देखने लगे। इससे पहले कि मैनेजर लाइन पर आता, एक साथ लक्की और उस लड़की का फोन बज उठा। हेलो जी, हाँ सर, मैं होटल आ गई हूं, लेकिन सर एक बदतमीज आदमी की वजह से मेरे कपड़े खराब हो गए हैं। लड़की ने लक्की को घूर कर देखा और कहा, हाँ हाँ, मैं अभी आ रहा हूं, बस एक मैडम है, उन्हें थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, वो सॉर्ट आउट कर रहा हूं, बस आ ही रहा हूं। उसको देख के लक्की ने कहा, और दोनों ने एक वक्त में ही फोन रखा। लड़की के लिए अब वहां रुकना और इस बहस में पड़ना बहुत भारी हो गया था। उसकी एक बहुत ज़रूरी मीटिंग थी और उसके लिए वो लेट हो रही थी। इसीलिए लड़की ने लक्की को देखा और बोली, आज तुम्हें मेरी मीटिंग ने बचा लिया, लेकिन तुम चिंता मत करो, मीटिंग हो जाने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं कौन हूं। उस लड़की ने सिर्फ इतना कहा और लक्की का एक फोटो खींच लिया। इससे पहले कि वो अपना चेहरा ढक पाता, उसकी आंखों के सामने फ्लैश चमक चुका था। लड़की ने फोन अपने पर्स में डाला और वहां से निकल गई। लक्की ने उसे देखा और फिर अपनी शर्ट ठीक की। दोनों गार्ड अभी भी वहीं खड़े थे। लक्की ने एक से पूछा, ये रूम नंबर 888 किस तरफ है? उसका सवाल सुनते ही उस गार्ड का मुंह खुला का खुला रह गया था। उसने बड़ी बड़ी आंखों से लक्की को देखा और पूछा, आपको 888 में जाना है? लक्की ने हाँ, मैं गर्दन हिलाई। सर, 888 उस तरफ है, उस गार्ड ने इशारे से बताया। और लक्की अपनी दाईं ओर मुड़कर आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वो जाने वाला था, वो गार्ड पीछे से बोला, सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई सर। लक्की ने उस गार्ड को देखा और फिर अपने कंधे उचका दिए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आदमी अभी उसके ऊपर डंडा चलाने वाला था। अचानक उससे वो माफी क्यों मांग रहा था? जब लक्की को कुछ समझ नहीं आया, तो वो अपना सिर खुजाते हुए वहां से निकल गया। इधर रूम नंबर 888 में उसके आने की तैयारियों ने जोर पकड़ रखा था। ढेर सारे लोग पहले से उसके इंतजार में वहां आकर खड़े हो गए थे। एक 50 साल का आदमी भी दरवाजे पर खड़ा था। उसने बढ़िया सा सूट पहना हुआ था और वो होटल गोल्डन मैंशन के मैनेजर से बात कर रहा था। सब तैयार है ना? मैनेजर ने उसकी बात सुनी और बोला, जी सर, आप चिंता ना करें, जैसा आपने बोला था वैसा का वैसा हमने सारा अरेंजमेंट करके दिया है। रुस्तम सर ने जो भी लिखवाया था वो सभी लंच के लिए बनवाया गया है। रुस्तम सर तो वैसे भी हमारे लिए बहुत खास है, उनके आने भर से ही हमें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, हमारे गेस्ट आने वाले हैं, तो आप जरा, उस आदमी ने कहा और जनरल मैनेजर उसका इशारा समझ गया। वहां से वो निकल चुका था। जैसे ही मैनेजर वहां से निकला, वो लड़की वहां आकर खड़ी हो गई। ये वही लड़की थी जिसके लंबे लंबे बाल थे और जिसने नीले रंग का ब्लेजर पहना हुआ था। उसने जब रुस्तम डांगी को देखा तो वो सीधा भागकर उसके पास गई और बोली, सॉरी सर, एक्चुअली मैं थोड़ा लेट हो गई हूं, वो क्या है ना। इससे पहले कि वो लड़की आगे कुछ बोल पाती, डांगी ने उसकी बात को बीच में काटते हुए बोला, उधर बैठ जाओ। तुम्हारी किस्मत आज अच्छी है कि लक्ष्मण सर अभी तक आए नहीं हैं। अगर वो पहले पहुंच गए होते तो आज तुम्हारी वजह से मेरा सारा इंप्रेशन खराब हो जाता। वो लड़की उसकी ओर देखकर मुस्कुराई और शर्मिंदगी से एक कोने में जाकर बैठ गई। इधर रुस्तम डांगी खुद दरवाजे के बाहर खड़ा होकर लक्की के खाने का इंतजार कर रहा था। उसे बहुत बेचैनी हो रही थी। जैसे ही उसने घूमकर अपनी दाईं ओर देखा तो उसने पाया कि एक लड़का ऐसे ही साधारण से कपड़ों और चप्पलों में उसकी ओर चला आ रहा था। रुस्तम उसे देखते ही समझ गया था कि ये कोई और नहीं बल्कि लक्की ही था। वो तुरंत उसकी दिशा में आगे बढ़ा और उसने सामने झुकते हुए उसका अभिवादन करते हुए बोला, आइए लक्ष्मण सर, आइए। मैं रुस्तम डांगी। लक्की ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराकर उनसे हाथ मिलाने लगा। इसके बाद रुस्तम के पीछे पीछे वो कमरा नंबर 888 में दाखिल हो गया। लक्की ने देखा कि वहां पर जो लोग बैठे थे वो दिल्ली के सबसे बड़े लोगों में से कुछ थे। उनकी शक्लें और उनकी कपड़े ही उनकी सारी कहानी बयां कर रहे थे। ये सब लोग वो है सर जो हमारी कंपनी अग्रवाल एंड अग्रवाल के लिए काम करते हैं। सारे टॉप ऑफिशियल्स हैं, रुस्तम ने कहा और फिर लक्की को सबसे मिलवाते हुए बोला, ये हमारे अग्रवाल परिवार के सबसे बड़े बेटे लक्ष्मण लाल अग्रवाल, आपका स्वागत है सर। सभी लोगों ने एक ही सुर में कहा। उस लड़की ने जैसे ही लक्की को वहां खड़ा देखा तो उसका परिचय सुना तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने अपने बुरे सपने में भी ये नहीं सोचा था कि उसके ऊपर खून छींकने वाला कोई और नहीं बल्कि उसके बॉस का भी बॉस होगा। आज तो उस लड़की को नींद ही नहीं आने वाली थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था।
और उसका दिल कभी भी धड़कना बंद कर सकता था। इधर लक्की ने भी इतनी भीड़ में उस लड़की को दूर से ही देख लिया था। उसे भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि उन दोनों की मुलाकात इतनी जल्दी और इस कमरे में होने वाली थी। लक्की को अपनी जहन में सिर्फ एक बात ही याद आ रही थी कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। लक्की ने बाकी लोगों से नजरें मिलाने से पहले एक बार और उस लड़की को देखा। उसे मालूम था कि वो थोड़ा सा बदतमीज हो रहा था, लेकिन वो जानता था कि अब की बार वो लड़की उसके देखने से भी उसे कुछ नहीं कहने वाली थी। लेकिन अगले ही पल लक्की को लगा कि वो कुछ गलत कर रहा था और इसलिए उसने अपनी नज़र उस लड़की से हटाकर बाकी के लोगों पर टीका दी। प्लीज़ आप लोग सब बैठ जाइए, प्लीज़, लक्की ने बहुत ही शांत स्वर में कहा। सर, आप भी प्लीज़ बैठिए, रुस्तम ने कहा और लक्की को उस लड़की के पास ही लगी सीट पर बैठाने के लिए ऑफर कर दिया। उसके हाथ का इशारा देखते ही लक्की के मन में ढेर सारे सवाल उभरने लगे थे। जब रुस्तम ने देखा कि वो लड़की की ओर सवालिया निगाहों से देख रहा था, तो वो बीच में आया और बोला, सर, ये हमारी कंपनी की इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की डायरेक्टर है रागिनी दत्ता। जैसे ही उसका नाम लिया गया, रागिनी लक्की को देखकर मुस्कुराने लगी। हालांकि उसकी मुस्कान देखकर ये लक्की समझ गया था कि वो काफी फीकी थी। उसमें लक्की के लिए काफी घबराहट थी, लेकिन अब ऐसी कड़वाहट देखने की लक्की को आदत हो चुकी थी, इसलिए उसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सर, आप जरा सबसे पहले इसे चखिए, ये मैंने खुद अपने हाथों से आपके लिए बनाया है। रुस्तम ने लक्की के सामने एक प्लेट पर कश्मीरी पुलाव परोसते हुए कहा। अच्छा, लक्की ने कहा और एक चम्मच से उस प्लेट में रखी डिशेस का थोड़ा सा हिस्सा लेकर अपने मुंह में डाल दिया। जैसे ही उसका जायका उसके मुंह में खुला, लक्की का दिल कुतुब मीनार पर चढ़ गया था। उसने बहुत सालों बाद इतना कुछ अच्छा खाया था। खाना पेट के अंदर चला गया था, लेकिन उसका जायका उसके मुंह में ही रह गया था। लक्की के चखने के बाद जब बाकी के लोगों ने भी उसे चखा तो उनके मुंह में रुस्तम की करछी सी छाप उभर आई। जायका ऐसा घुला कि सबके मुंह से वाह निकल गया। उसके बाद तो जमकर लोगों ने खाना खाया कि पूछो मत। ऐसा लग रहा था कि सब लोग पिछले जन्म से ही भूखे चले आ रहे थे। खाने के आगे सब लोग अपने ओहदे, अपने पद, अपने पते, अपने जात और अपना नाम तक भूल गए थे। इतना जमकर खाना खाया गया कि किसी की बर्तन के अंदर कुछ भी बाकी नहीं रह गया था। लक्की ने भी आज न जाने कितने दिनों बाद जमकर खाया था। सालों के बाद आज उसका पेट फुल हो गया था। सर, आपका हो गया या कुछ और मंगवाऊं? रुस्तम ने प्यार से पूछा। वो लक्की को देखकर ही समझ गया था कि आज उसे खाने में मजा ही आ गया था। नहीं, मेरा पेट तो भर गया है, लक्की ने कहा। ठीक है सर, आइए तो मैं आपको आराम करवाने के लिए थोड़ी देर रेस्ट हाउस में ले जाता हूं, रुस्तम ने कहा। वो भी लक्की के इस जमीन से जुड़े एटीट्यूड से काफी इम्प्रेस हो गया था। उसे लग रहा था कि रातों रात ढेर सारी दौलत मिल जाने के बाद लक्की के पैर जमीन पर टिकने वाले नहीं थे। लेकिन जब उसने लक्की को देखा और इतनी देर में जितनी भी बार उससे बात की, तो उसने यही पाया कि लक्की जड़ों से जुड़ा हुआ नौजवान था। वो कोई हवा में उड़ने वाले लड़कों में से नहीं था जो अपने साथ अपना सब कुछ उड़ा देते थे। लक्की जड़ों का आदमी था, इसलिए ये सब कुछ जोड़े रखता था। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, लक्की ने शर्माते हुए कहा। उसे दोपहर में सोने की आदत नहीं थी। उस रागिनी ने जब लक्की को ऐसे शर्माते देखा तो उसे हंसी आ गई। उसे लग रहा था कि इतना बड़ा आदमी होने के बाद भी लक्की काफी क्यूट था। लक्की के मना करने के बाद सब लोग वहीं बैठ गए थे और लक्की की ओर देख रहे थे। लक्की ने टेबल पर रखी प्लेटों को देखा और कुछ सोचने लगा। इसके बाद उसने अपना फोन निकाला तो देखा कि 1:30 बज गए थे। जैसे ही लक्की ने घड़ी में टाइम देखा तो सब लोग चौंक गए। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनसे कोई गलती हो गई थी, तभी लक्की बेचैन हो रहा था। रुस्तम को भी ऐसा ही लग रहा था और उसने तुरंत लक्की से पूछा, क्या हुआ सर, कुछ दिक्कत है क्या? आपको खाना अच्छा नहीं लगा? नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। खाना तो बहुत अच्छा था, मैंने पेट भर खाया, लेकिन मैं बस आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि अगर आपके पास ये खाना और थोड़ा बचा हो तो पैक कर दीजिए। मैं इसे अपने दोस्तों को भी खिलाना चाहता हूँ, लक्की ने कहा और रुस्तम की ओर देखने लगा। रुस्तम को और बाकी लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वो लक्की की इस बात का क्या जवाब दें। वो सब एक पल में ही उसकी सादगी पर फिदा हो गए थे। रागिनी की भी सारी नाराजगी एक ही झटके में खत्म हो गई थी। लक्की यहाँ बैठा भी अपने दोस्तों के ही बारे में सोच रहा था। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती थी? लेकिन रुस्तम के लिए एक दिक्कत हो गई थी। खाना खत्म हो चुका था
और खाना जिन खास मसालों से बना था वो भी उतना ही थे। अब आगे क्या होगा कि रुस्तम लक्की को खाना पैक करने के लिए हाँ कर पाएगा या वो लक्की को मना कर देगा। वो लक्की जिसने अपने दोस्त को पेट भर पानी पूरी भी नहीं खिलाई थी, क्या वो अपने दोस्त को इतना अच्छा खाना खिला पाएगा? क्या लक्की की सादगी का लोग फायदा उठाएंगे?